जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास, और बाल विकास को हम पढ़ेंगे शुरू से। ठीक है, बाल विकास का अध्ययन हम करने वाले हैं बिल्कुल शुरू से, है ना। अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी टेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बाल विकास आपसे पूछा जाता है, तब आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है कि बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र तथा सिद्धांत, बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल विकास की जो आपकी अवधारणाएं हैं, वो सारा का सारा जो किसी भी आप सीटीईटी में दे रहे तब भी वही टॉपिक आपका बाल विकास में होता है, एमपी टेट में भी आपका वही होता है। तो ये सारा का सारा सिलेबस जो है आपके आधार पर है, तो जरूर पढ़ना है। और जो भी साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। और ये फर्स्ट क्लास है और निरंतर आपका जो है टॉपिक वाइज क्लास, आपके नंबर डले होंगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इस प्रकार से क्लासें आएंगी, तो सभी लोगों को देख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो बाल विकास के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब भी सभी को कर लेना है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को याद रख लेना है कि जो मानव विकास का जो अध्ययन किया जाता है, जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। सभी लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वृद्धि और विकास आपने पढ़ा है दोस्तों। सबसे पहले वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, कई क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाते हैं। वृद्धि के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो वृद्धि है, एक बालक है, उसके वजन बढ़ना, उसके शरीर के अंगों का बढ़ना, वो क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, सभी को आई समझ में। और लेकिन उसका संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इन सभी विकास से जब वो परिपक्वता की ओर पहुंचता है तब उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए विकास और वृद्धि के बारे में क्या सही है या क्या सही नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या सही है, तब विकल्प दिए जाएंगे कि विकल्प आपके सामने मौजूद होगा कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, तब आपका उत्तर होगा वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। याद रख लेना आपको, वृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। ये सभी को याद रख लेना है कि वृद्धि कैसी होती है? सीमित होती है, और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है वृद्धि, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, उदाहरण जैसे लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना और चौड़ाई का बढ़ना। तो वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है ना। ये चीज आपको याद रख लेनी है, सभी को याद रख लेनी है। मात्रात्मक से अर्थ क्या है कि जैसे भार हम पढ़ते हैं कि भार आपका कितना हो गया? 50 किलो हो गया। लंबाई आपकी 6 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो गई। इस प्रकार से जो होता है तो वो वृद्धि है। वृद्धि मतलब होती है कि मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास मात्रात्मक नहीं होता। सभी लोगों को याद रख लेना, वृद्धि के बारे में ये चीज आपको याद रखनी है। सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। एक पॉइंट। दूसरा, शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास शामिल रहता है। यानी कि सभी प्रकार के जब विकास होते हैं और उसके बाद बालक एक परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी वृद्धि और विकास के बारे में। सभी टॉपिक आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं। वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है? अंतर देख लो। शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन वृद्धि है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक, संवेगात्मक, सभी प्रकार के। इसमें शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन है ना, और इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन होंगे विकास में। ठीक है, क्योंकि वृद्धि जो है विकास के अंतर्गत ही आती है। मापन योग्य, लंबाई, चौड़ाई, भार आदि मापन योग्य नहीं, केवल अवलोकन योग्य है। ठीक है, विकास क्या है? केवल अवलोकन योग्य है। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती, बालक के द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, यह विकास का ही एक तत्व या घटक है, लेकिन विकास का जो अर्थ है वो व्यापक होता है ना। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? संकुचित होता है, लेकिन विकास का जो अर्थ है वो कैसा होता है? व्यापक होता है। वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टतः दिखाई देते हैं, लेकिन विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टतः दिखाई नहीं देते। ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। ये हमारे विकास और वृद्धि से संबंधित जो अपने भेद हैं,
जो तुलनात्मक अध्ययन है, जो अंतर है, वो हमने यहां पर देखा। नेक्स्ट देखेंगे कि वृद्धि में व्यक्ति भेद होते हैं। वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि में आपको देखना है, वृद्धि में व्यक्ति भेद होते हैं, है ना। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती, विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा आदि में अंतर होता है। ठीक है, तो ये वृद्धि और विकास के बारे में हमने देख लिया। विकास के सिद्धांत देखो जो महत्वपूर्ण है, वो चीज हम यहां पर पढ़ रहे हैं। वृद्धि तथा विकास का सिद्धांत, गैरिसन के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ये किसने कहा है? गैरिसन के अनुसार, गैरिसन महोदय ने कहा है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। यहां पर विकास, वृद्धि तथा विकास के जो सिद्धांत दिए हैं, सबसे हम पहले पढ़ते हैं निरंतरता का सिद्धांत, विभिन्न विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, है ना, समान व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। एक क्वेश्चन क्या बनेगा? निम्न में से बताइए कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तब आपको ये पूरे के पूरे जो सिद्धांत है वो याद होनी चाहिए। आपको विकल्प दे दिया जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, और 2 विकल्प और अन्य दिए जाएंगे। तब आपको ये जो अपने सिद्धांत है वृद्धि तथा विकास की, उनको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं विकास के सिद्धांत विशेषताएं। निरंतरता का सिद्धांत इसमें देखेंगे सबसे पहले। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया विराम गति से निरंतर चलती रहती है। सभी को पता है निरंतरता का सिद्धांत हो गया। ठीक है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। ये सभी को पता है, सभी को पता है। एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये व्यक्ति, इन सभी व्यक्तियों के जो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, सभी के विकास, सभी की जो गति होगी वो कैसी होगी? भिन्न भिन्न होगी। सभी लोगों को पता है। विकास क्रम का सिद्धांत देखो, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ये सभी को याद रख लेना है। एक मानसिक जो विकास इसका होता है, भाषा संबंधी जो विकास होता है, इसका एक निश्चित क्रम में होता है, मतलब विकास क्रम का सिद्धांत ये कहता है। ठीक है, और भी सिद्धांत देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है आपके सिद्धांत, उनके बारे में देखेंगे, है ना। अब आपको बताना है विकास का सिद्धांत या मस्तकाधोमुखी क्रम का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो बालक का विकास होता है वो कैसे होता है? सिर से पैर की दिशा में होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? विकास दिशा का सिद्धांत या मस्तकाधोमुखी क्रम का सिद्धांत से संबंधित है कथन। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है ना। ये किसका है? एकीकरण का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। ठीक है, कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, इन सभी पहलुओं में परस्पर संबंध होता है, यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता देखी जाती है। और ये जो सिद्धांत किस सिद्धांत के अनुसार है? तो व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत। सभी लोगों को पता है कि प्रत्येक बालक भिन्न होता है, उसका विकास भिन्न प्रकार से होता है, चाहे बालिका हो या बालक हो, अलग अलग प्रकार से सभी के जो है विकास होते हैं, भिन्न प्रकार से सभी के विकास होते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो या मनुष्य हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। बिल्कुल सही है ना। यानी कि जो जाति है, मानव जाति है, तो उस जाति के अनुसार विकास की जो है अनुरूपण, विकास के प्रतिमान का अनुसरण करेगी। पशु जाति है, जैसे कुत्ता है, तो अपनी जाति के अनुसार जो है विकास के प्रतिमान का अनुसरण करेगी। तो अलग अलग जाति जो भी होती हैं, चाहे जानवर की हो चाहे मनुष्य की हो, वो अपनी जाति के जो है प्रतिमान का अनुसरण करती हुई उनका विकास होता है। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, इसको देखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है कि एक नवजात शिशु है, अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। ये क्या है? सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट, वंशानुक्रम व
जो है वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये कौन सा सिद्धांत कह रहा है? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से देखना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है? बाल विकास की अवस्थाएं। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास की अवस्थाएं सभी को पता है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से मानी है। यहां पहले हम बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे और जो सर्वश्रेष्ठ मानी है वो भी बाद में हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष, है ना, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और 6 से 10 वर्ष भी कुछ विद्वान मानते हैं, है ना, और पूर्व बाल्यावस्था बालिकाओं की जो है 6 से 10 वर्ष। तो ये अलग अलग जो है कोल के अनुसार है। ये किसके अनुसार है? कोल के अनुसार। ठीक है, तो ये विद्वान भी दिए हैं, इन्होंने क्या मानी है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था 13 से 14 वर्ष, 11 से 12 वर्ष बालिकाओं की। प्रारंभिक किशोरावस्था 15 से 16 वर्ष और 12 से 14 वर्ष, ये प्रारंभिक किशोरावस्था बालक बालिकाओं की सबकी अवस्थाएं अलग अलग बांटी हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बालक और बालिकाओं की विकास की अवस्थाएं अलग अलग किसने बांटी हैं, तब आपका उत्तर होगा कोल महोदय ने। ठीक है, तो यहां से हम सभी को पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से इन अवस्थाओं को, इनके बारे में सभी को सीखना है ना। मध्य किशोरावस्था इन्होंने बालक की 17 से 18 वर्ष मानी और बालिकाओं की 15 से 17 वर्ष मानी है। उत्तर किशोरावस्था 19 से 20 वर्ष बालक की और 18 से 20 वर्ष बालिकाओं की। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 वर्ष, ये सभी की है। मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49 वर्ष, उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 वर्ष से 64 वर्ष, प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 वर्ष से 75 वर्ष और वृद्धावस्था 75 वर्ष से आगे। ये सारी की सारी जो अवस्थाएं हैं वो काल महोदय के अनुसार है। ठीक है, सभी को याद रखना है। हरलॉक के अनुसार देखो, हरलॉक के अनुसार जो है ये क्या बोल रहे हैं कि गर्भकालीन अवस्था, गर्भधान से जन्म तक, गर्भधान से जन्म तक गर्भकालीन अवस्था मानते हैं। शैशवावस्था देखो, अगर आपसे माना जाएगा कि हरलॉक महोदय के अनुसार शैशवावस्था का जो काल माना जाता है वो क्या माना जाता है, तब आपको पता होनी चाहिए कि जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन तक शैशवावस्था माना जाता है। ये किसने कहा है? हरलॉक ने। अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन तक की अवस्था हरलॉक ने कौन सी अवस्था मानी है, तब आपका उत्तर होगा शैशवावस्था, है ना। यहां से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक बचपना अवस्था बोल रहे हैं, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था, 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। अब दोस्तों आप लोग क्या पढ़ लेते हो? सीधे सीधे पढ़ लेते हो कि ये गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, ये बाल्यावस्था है, किशोरावस्था, इनका काल ए है। अब लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं? आपसे पूछे जाते हैं कि हरलॉक महोदय के अनुसार बताइए कि बाल्यावस्था का जो काल है वो कौन सा काल माना जाता है, उसका आयु वर्ष क्या है, तब आपको ये चीज पूछी जाती है। तो पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, वयः संधि मानी है 12 वर्ष से 14 वर्ष, ये पूछा जाता है। कई बार पूछा गया है कि हरलॉक महोदय ने वयः संधि का जो काल माना है वो क्या माना है, तब आपका उत्तर होगा 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। पूर्व किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक और उत्तर किशोरावस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक ये मानी जाती है। मध्यावस्था 41 वर्ष से 60 वर्ष तक का समय और वृद्धावस्था 60 के ऊपर का समय माना जाता है। तो ये सारी की सारी जो है आपको याद रख लेनी है, हरलॉक महोदय की कई बार पूछी जाती है। ठीक है, हाँ, यहां पर देखेंगे हम सामान्य रूप से मानव विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। सामान्य रूप से अगर बात करें तो सबसे पहले आता है गर्भावस्था। गर्भावस्था यानी गर्भधान से जन्म तक की अवस्था को क्या कहेंगे? गर्भावस्था कहेंगे। फिर शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शैशवावस्था कहलाती है। और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था, 13 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष के बाद से अधिक जो है वो प्रौढ़ावस्था है। तो ये सारी की सारी अवस्थाएं जो सर्वमान्य अवस्थाएं मानी जाती हैं वो अवस्थाएं हैं, तो ये सभी को याद रख लेनी है। ठीक है, और देख लेते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विस्तृत रूप से अध्ययन है ना। विकास के पक्ष शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक, ये सभी विकास के पक्ष होते हैं। ठीक है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखो वो देखो, सबसे पहले तो वंशानुक्रम बिल्कुल करता है वृद्धि एवं विकास को, पौष्टिक भोजन भी करता है, शुद्ध हवा तथा प्रकाश भी करता है, यौन विभेद करता है ना। बालक बालिकाओं के यौन जो विभेद होते हैं वो विकास को प्रभावित करते हैं, वृद्धि बुद्धि भी करती है।
ठीक है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां भी विकास को प्रभावित करती हैं, रोग तथा चोट भी करते हैं, पारिवारिक परिस्थितियां और संस्कृति भी करती हैं। तब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तब आपको ये कारक अगर पता है तो आप सही उत्तर लगाओगे, या फिर पूछ लिया जाएगा कि है तो आपको पता होनी चाहिए कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये सारे के सारे कारक आपको याद रखना है, ठीक है। गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था के बारे में देखेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। गर्भावस्था की विशेषताएं, गर्भाधान से जन्म पूर्व तक की अवस्था जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, गर्भावस्था कहलाती है। अवधि 40 सप्ताह से 9 महीने 10 दिन तक ये जो है अवधि होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा गर्भावस्था की जो अवधि होती है तो वो क्या होती है, 40 सप्ताह या 9 महीने 10 दिन तक, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। विकास शिशु के शरीर में उपावस्था देख लेते हैं हम यहां पर। तो यहां पर एक है डिम्यावस्था, गर्भाधान, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था, है ना। और तो ये 3 होती हैं, उपावस्थाएं होती हैं। एक तो है डिम्यावस्था, गर्भाधान 2 सप्ताह तक, है ना, और पिंडावस्था 3रे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक, भ्रूणावस्था गर्भावस्था जो है 8वें सप्ताह से जन्म तक, और निर्माण 3 परत से, एक्ट्रोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, ये जो है निर्माण होता है 3 परतों से। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। गर्भावस्था में शिशु को प्रभावित करने वाले कारक देखो, सबसे पहले तो शिशु को अगर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए गर्भावस्था में शिशु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सभी लोगों को याद होनी चाहिए ये शिशु है। और इस शिशु को किस प्रकार से देखो, माता द्वारा लिया जाने वाला मादक द्रव्य ये प्रभावित करता है, ठीक है। संक्रमण प्रभावित करता है, HIV प्रभावित करता है, विकीकरण तथा प्रदूषण, है ना, हॉर्पस और रूबेला, ये सभी क्या करते हैं, गर्भावस्था में शिशु को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये शिशु है और 4 तरफ से प्रभावित करने वाले आपके कारक दिख रहे हैं। तो ये सभी कारक हैं, इनको सभी को याद रखना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सभी को इसी प्रकार से बहुत बढ़िया तरीके से अध्ययन करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं शैशवावस्था की। परीक्षा उपयोगी कथन है, क्रो के अनुसार 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है तो किसने कहा है, तब आपका उत्तर होगा क्रो या क्रो ने, ठीक है। फ्रॉयड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा है, फ्रॉयड ने कहा है, ठीक है। याद रखो, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो कुछ बनाना चाहूं बना सकता हूं, ये किसने कहा, वाटसन ने। तो ये तीनों ही परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20वीं शताब्दी का बालक तो कई बार पूछा गया है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाए, क्रो या क्रो ने कहा है, ठीक है, याद रख लेना है। और जो है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाते हैं, फ्रॉयड महोदय ने कहा है, ठीक है। और 4-5 वर्ष हम फ्री निकाल देते हैं, फ्री में निकाल देते हैं, तो फ्री मतलब फ्रॉयड, ठीक है। और वाटसन के अनुसार मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं, ये किसने कहा है, तो ये वाटसन महोदय ने कहा है। ये याद रख लेना है दोस्तों। शैशवावस्था में देखते हैं कि बालक का निर्माण काल है। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल भी कहलाता है, देख लेते हैं इसको। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, इसे बांटा गया है 2 भागों में, ठीक है। एक पूर्व शैशवावस्था और दूसरी उत्तर शैशवावस्था, ठीक है। जन्म से 3 वर्ष पूर्व शैशवावस्था, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक ये जो है उत्तर शैशवावस्था कहलाती है। ये सभी को याद रख लेनी है, ठीक है। कब, 3 से 5 वर्ष उत्तर शैशवावस्था और पूर्व शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष, इसे 2 भागों में बांटा गया है ना। और याद रख लेना, शिशु शब्द आया है यहां पर लैटिन भाषा के 2 शब्दों, इनफैंट का शाब्दिक अर्थ है नहीं बोलने योग्य, है ना। मतलब जो शिशु शब्द है वो लैटिन भाषा के इन और फेरी, है ना, से बना है, तब आपको फैंट से बना है, ठीक है। इन और फैंट से बना है, तब आपको याद रख लेना है ये लैटिन भाषा के शब्द इन और फैंट से बना है। तो इन का अर्थ होता है नहीं और फेंट का अर्थ होता है बोलना। तब आपका जो होता है कि इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ है नहीं बोलना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिशु लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तब आपका उत्तर होगा इन्फेंट, ठीक है। और इन का अर्थ होता है नहीं और फेंट का अर्थ होता है बोलना। अर्थात
इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं बोलने योग्य। इस प्रकार नहीं बोलने योग्य बालक को क्या कहा जाता है? शिशु कहा जाता है। मोस्ट कितनी सरल भाषा में समझा गया है दोस्तों, ये चीजें तो हमें बिल्कुल भी समझ में आ जाएंगी। सहसावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं तो क्या हैं? सहसावस्था की मुख्य विशेषताएं देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपकी सहसावस्था है और ये सारी की सारी विशेषता हैं। मूल प्रवृत्तियों पर व्यवहार आधारित है ना, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, सामाजिक भावना का विकास। यहां पर मूल प्रवृत्तियां देखो, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो हम मानते ना कि मूल प्रवृत्तियां जन्म से ही, मतलब जो जन्म से प्राप्त होने मूल प्रवृत्तियां कहा जाती हैं। तो सहसावस्था में सबसे पहली जो आपकी विशेषता मानी जाती है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, बिल्कुल सही है। सामाजिक भावना का विकास है ना, सहसावस्था में होता है। दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि सहसावस्था में होती है। संवेगों का प्रदर्शन भी सहसावस्था में होता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति सहसावस्था में होती है। कल्पना की सजीवता भी होती है। काम प्रवृत्ति की भावना होती है और अपरिपक्वता ये भी सहसावस्था में होती है। तो ये सारी की सारी सहसावस्था की ये क्या है? ये सारी विशेषता है। शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है, सीखने में तीव्रता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, दूसरों पर निर्भरता, आत्म प्रेम की भावना होती है और नैतिकता का अभाव होता है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं आपको रट लेनी है दोस्तों। आपसे पूछी जाती कई बार विशेषताओं से ही अनेकों बार प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछी जाती हैं ये विशेषताएं, तो सभी को रट लेना है ना। देख लेते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। यहां पर सहसावस्था पढ़ ली है हमने। सहसावस्था में शिक्षा का स्वरूप और देख लो। सहसावस्था उचित वातावरण की उपलब्धता है ना, शिक्षा का स्वरूप क्या है वो देख लेते हैं। तो उचित वातावरण की उपलब्धता, स्वस्थ पालन पोषण की व्यवस्था है ना, स्नेहपूर्ण व्यवहार, जिज्ञासा की संतुष्टि, सामाजिक भावना का विकास, मानसिक क्रियाओं के लिए उचित अवसर और वार्तालाप के अवसर है ना, आत्म प्रदर्शन के अवसर, अच्छी आदतों का निर्माण होता है, व्यक्तिगत विभेदों का ध्यान, क्रिया द्वारा सीखने की आदत का निर्माण होता है, चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। तो ये शिक्षा का स्वरूप होता है सहसावस्था में कि किस प्रकार से बालक सीखता है, ठीक है। और देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं वो क्या है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु होती है तो वो सहसावस्था होती है। सभी लोग याद रख लेना, कुछ विद्वान क्या कर देते हैं, जन्म से 6 वर्ष मान लेते हैं, जन्म से 6 वर्ष बोले बाल्यावस्था, फिर 6 से 12, तो 6 यहां आ गया जब, तो 6 यहां पर क्यों आ रहा है, तो 6 तो यहां कंप्लीट हो गया ना, तो 5 यहां पर कंप्लीट हुआ, 6 से 12 जो होगी बाल्यावस्था। तो जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु होती है सहसावस्था। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सहसावस्था 6 वर्ष भी है ना, ये चीज भी याद रखनी है। समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था सहसावस्था। आपसे पूछा जाएगा कि बालक का समाजीकरण किस अवस्था में होता है, तब आपका उत्तर होगा सहसावस्था में, ठीक है। थांडाइक के विचार हैं 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। ये कौन बोल रहे हैं? थांडाइक। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, ये किसने कहा है, तब आपका उत्तर होगा थांडाइक महोदय ने कहा है ना। एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई होती है तो लगभग 51 सेंटीमीटर या 20 इंच औसत बता रहा है। तो ये चीज भी कई बार पूछी जाती है ना कि एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई, उस औसत कद ऊंचाई कितनी होती है, तब आपका उत्तर होगा लगभग 51 सेंटीमीटर या 20 इंच है ना। एक नवजात शिशु का भार होता है तो 7 से 8 पौंड होता है। ये चीज भी आपको याद रख लेनी, एक नवजात शिशु का। कई बार यहां से क्वेश्चन आते ही हैं, सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो आपका उत्तर होगा वैलेंटाइन ने। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है तो सबसे तेज शारीरिक विकास होता है सहसावस्था में। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है तो ये पड़ती है सहसावस्था में व्यक्तित्व विकास की। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, यहाँ से पूरे के पूरे पार्ट आने वाले हैं और महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है सहसावस्था में। सहसावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। कहा है तो किसने कहा है, ये जो कहा है दोस्तों है ना, सहसावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये महोदय इसका जो मिट गया है ना। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये किसने कहा है, तब आपका उत्तर होता है सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है। सहसावस्था को बालक का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निर्माण काल कहा जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रख लेनी। इतने सारे जो फैक्ट हैं, इतने सारे क्वेश्चन आपके सहसावस्था से पूछे जाते हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रख लेने हैं सहसावस्था से, ठीक है। देख लेते हैं दोस्तों बाल्यावस्था। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है ना।
कोल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल ये किसने कहा है, तब आपका उत्तर होगा कोल या ब्रूस ने। माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है, ठीक है, हाँ याद रख लेना है, कोल या ब्रूस ने कहा है जीवन का अनोखा काल। रॉस के अनुसार रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो आपको याद रख लेना है, एक किसने कहा, रॉस ने मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए इन्होंने मिथ्या परिपक्वता का काल बताया है, किसे, बाल्यावस्था को। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बाल्यावस्था को मिथ्या या परिपक्वता का काल बताया है तो किसने बनाया है, तो ये रॉस ने बताया है, क्योंकि इन्हें रॉस नहीं आया इसलिए इन्हें मिथ्या और परिपक्वता का काल बता दिया। तो ये चीज कई बार पूछी गई है तो हमें याद रख लेनी है। बात कर लेते हैं बाल्यावस्था, तो ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की मानी जाती है। ये संचय काल है और परिपाक काल है, ये सभी को याद रख लेना है, ठीक है, संचय काल है और परिपाक काल है। संचय काल 6 से 9 वर्ष, परिपाक काल 9 से 12 वर्ष, इसके बारे में आप सभी को याद रख लेना है। और महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपकी परीक्षाओं में आएंगे दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाल्यावस्था की जो है प्रारंभिक विद्यालय की आयु इसे कहा जाता है, स्फूर्ति अवस्था इसे कहा जाता है, गंदी अवस्था इसे कहा जाता है, समूह की आयु इसे कहा जाता है, बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि जो है स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था की है। गंदी अवस्था किसे कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को। समूह की आयु किसे कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को। बालक का निर्माणकारी कार्य है तो ये बाल्यावस्था है। ये सारे के सारे फैक्ट आपके आते हैं दोस्तों। ये इतनी अच्छी चीजें इतनी अच्छी भाषा में समझाया गया है, तब आपको समझ में जरूर आएगा। और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आपको खुद पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन, संसार का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मेन पॉइंट आपको पढ़ना है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति है बाल्यावस्था, निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति है, काम की प्रवृत्ति की न्यूनता है बाल्यावस्था में, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता है ना, इसे समूह की आयु भी कहा जाता है। सामूहिक खेलों में रुचि होती है, रुचियों में परिवर्तन होता है, ठीक है, और शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता है ना, स्थिरता आने लगती है शारीरिक तथा मानसिक विकास में। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होता है, जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है इसमें, वास्तविक जगत से संबंध होता है और रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है, और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास भी होता है और संवेगों का दमन व प्रदर्शन भी होता है। तब आप सभी को याद रख लेना है ना, जो भी बीएड या कुछ अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या जो भी विस्तृत रूप से जब आपको लिखने को कहा जाता है और आप लिखते हो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं, और इस प्रकार से पूरा टॉपिक बना के जब लिखते हो इस प्रकार से, तो इसके नंबर आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तब आपको देख लेना है ना, लिखने का एक तरीका है ना। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है, तो बाल्यावस्था में देखो शारीरिक विकास पर बल दिया जाता है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा दी जाती है, उपयुक्त विषयों का चुनाव होता है इसमें, रोचक पाठ्यक्रम, जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि, नैतिक शिक्षा, सामाजिक गुणों का विकास होता है, संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि और मानसिक विकास पर बल, पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था, संवेगों के प्रदर्शन का अवसर और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप है। अब दोस्तों हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, इनके बारे में सभी को बताना है कि बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष की आयु होती है, ठीक है, सभी को पता है। समूह की आयु कहा जाता है तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। चुस्ती की आयु होती है तो बाल्यावस्था होती है, गंदी आयु होती है तो बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है तो रॉस ने, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, रॉस महोदय ने कहा है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है तो कोल व ब्रूस ने कहा है। बाल्यावस्था में बालक होता है तो बाह्य केंद्रित होता है ना, बाल्यावस्था में वाह केंद्रित होता है, ये याद रख लेना है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, तो बाल्यावस्था में होती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था क्या होती है, तब आपका उत्तर होता है बाल्यावस्था, है ना। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए तो सामूहिक और वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है, तो कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था है। तो दोस्तों आज के हमारे पहले पॉइंट में हमने बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था को पढ़ लिया। किशोरावस्था आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी प्रकार आपका विस्तृत अध्ययन होगा, है ना। अगर आपको वीडियो 5% भी अगर अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो लाइक जरूर करना दोस्तों। ऐसा पूरा का पूरा कोर्स, और मैं आप जो है ये हमारा पार्ट फर्स्ट है,
और प्लेलिस्ट में बना दूंगा बाल विकास विस्तृत अध्ययन, तो आप प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे वीडियो देख सकते हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से आप पढ़ते हो तो निश्चित ही आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों, इसमें वो चीजें कही गई हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट में जरूर बताना है कि दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, कहां तक आपके लिए उपयोगी है। तो आज के वीडियो के लिए जय हिंद। ठीक है, ओके।